बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान एंड द सेकंड टॉपिक इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंट्स. First of all, I would like to define and explain different contents which will be discussed in today's lecture. बेटा सबसे पहले हम कंटेंट्स को चेक करेंगे जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि फ़ाइनेंशियल सिस्टम किसे कहते हैं. सेकंड नंबर पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चेक करेंगे. देन फाइनेंशियल मार्केट्स which are bond market as well as stock market. Then financial intermediaries which are banks and mutual funds. Then we will discuss saving and investment in national income accounts. And lastly we will discuss the markets for loanable funds, and there will be the conclusion of today's lecture. First of all, I am going to define the financial system. Financial system consists of the institutions that help to match one person's saving with other person's investment. फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फ़ाइनेंशियल सिस्टम को उर्दू में क्या कहते हैं. फ़ाइनेंशियल का मतलब होता है माली या मालियाती. सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम, यानी एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत होता क्या है कि किसी एक पर्सन की सेविंग को दूसरे पर्सन की इन्वेस्टमेंट के साथ मैच किया जाता है. और ये मैच कौन करता है? इंस्टीट्यूशंस करते हैं. इंस्टीट्यूशंस हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि एक पर्सन की, एक शख्स की सेविंग को यानी बचत को दूसरे शख्स की इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के साथ मिलाया जा सके. फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प टू मैच वन पर्सन's सेविंग विद other person's investment. Once a country saves a large portion of its GDP, बेटा जब कोई कंट्री अपनी GDP का ज़्यादातर पोर्शन सेव कर लेता है, more resources are available for investment in capital. तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को किस के अंदर यूटिलाइज़ कर रहा है? कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. एंड हायर कैपिटल रेजेस अ कंट्रीज़ प्रोडक्टिविटी. जिस कंट्री के अंदर कैपिटल ज़्यादा होगा उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स. उसके नतीजे में क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है. एट एनी टाइम some people want to save some of their income for future. किसी भी वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए बचाना चाहते होते हैं. एंड अदर्स वांट टू बारो टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू एंड ग्रोइंग बिजनेसेस. और दूसरे लोग क्या करते हैं, उन्हें फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, उन्हें कर्ज़े की ज़रूरत होती है. किसके लिए? ताकि वो अपनी पहले से मौजूद जो सरमायाकारी या जो कारोबार चल रहे हैं उन्हें चला सकें और नए कारोबार शुरू कर सकें. द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री ब्रिंग दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल टुगेदर. किसी भी कंट्री का जो मालियाती निज़ाम होता है वो इन दोनों ग्रुप्स जो होते हैं, दोनों दो लोग होते हैं, एक सेविंग करने वाला और दूसरा बारो करने वाला, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं. फाइनेंशियल सिस्टम. द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प कोऑर्डिनेट सेवर्स एंड बारवर्स. फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड into two categories, namely financial markets and financial intermediaries. बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फर्दर टू टाइप्स हैं, टू कैटेगरीज़ हैं. फर्स्ट कैटेगरी का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच अ पर्सन हु वांट्स टू सेव डायरेक्टली सप्लाई फंड्स टू अ पर्सन हु वांट्स टू बारो. फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्या होता है कि एक शख्स
जो सेव कर रहा होता है और दूसरा शख्स जो बारो कर रहा होता है। अब सेव करने वाला शख्स अपने जो सेविंग होती है, अपने जो फंड्स होते हैं, उनको डायरेक्टली सप्लाई करता है किसकी तरफ? बारो करने वाले शख्स की तरफ, यानी उधार लेने वाले शख्स या कर्ज़ा लेने वाले शख्स की तरफ। यानी देयर इज़ डायरेक्टली सप्लाई ऑफ फंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट्स इन आवर इकानमी आर द बॉन्ड मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। द बॉन्ड मार्केट, व्हेन इंटेल, बेटा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, व्हेन इंटेल द जाइंट मेकर ऑफ कंप्यूटर चिप्स wants to borrow finance construction of a new factory, it can borrow directly from the people. It does this by selling bonds. A bond is a certificate of indebtedness that specifies the obligations of the borrower to the holder of the bond. An other way for the Intel to raise funds to build a new semiconductor factory is to sell stock in the company. Stock represents ownership in a firm and is therefore a claim to the profit that the firm makes. For example, if Intel sells a total of 1 billion shares of stock, then each share represents ownership of 1 by 1 billion of the business. The sale of stock to raise money is called equity finance, whereas the sale of bond is called debt finance. Now we are going to discuss financial intermediaries. Financial intermediaries are financial institutions through which savers can indirectly supply funds or provide funds to the borrowers. बेटा यहाँ से हमें पता चला फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें दो ही किस्म का फ़र्क है कि जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी उसमें डायरेक्ट सप्लाई होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं उसमें इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द बारवर्स होती है। हियर वी कंसिडर्ड टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़, नंबर 1 बैंक्स एंड नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स। बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़। बेटा बैंक्स के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ with which people are more familiar. A primary job of the bank is to take deposits from one people who want to save and use these deposits to make loans to people who want to borrow. बैंक का काम क्या होता है कि एक तरफ लोगों की डिपॉजिट्स को चेक करता है, हासिल करता है, दूसरी तरफ उन्हीं डिपॉजिट्स को लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए वो आगे सप्लाई कर देता है। बैंक्स पे डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स। जो बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं उस पैसा जमा करवाने के बदले में बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उन्हें। एंड चार्ज बारवर स्लाइटली हायर इंटरेस्ट्स ऑन देयर लोन्स। जो लोग कर्ज़ लेने वाले होते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करता है, ज़्यादा शरह सूद वसूल करता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कवर द बैंक्स कास्ट्स and return some profit to the owner of the bank. For example, अगर वो बैंक लोगों को उनकी डिपॉजिट्स के बदले में वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है तो हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि 10% है, लेकिन उन्हीं डिपॉजिट्स को जब वो उनके पास लोन्स आगे सप्लाई करता है, बारवर्स को सप्लाई करता है, तो वहाँ से कितना इंटरेस्ट वसूल करता है? ऑलमोस्ट 15%। 15% इंटरेस्ट ले रहा है, 10% इंटरेस्ट या डिपॉजिट्स के ऊपर दे रहा है। ये जो 5% का डिफरेंस है उसे वो क्या करता है कि वो कास्ट्स को, डिफरेंट किस्म के जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ जो पीछे बच जाता है वो जो ओनर ऑफ द बैंक होता है उसको प्रॉफिट के तौर पर वो प्रोवाइड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस म्यूचुअल फंड्स। A financial intermediary of increasing importance in the economy is mutual fund. A mutual fund is an institution that sells shares to the public. Mutual fund में क्या होता है कि shares सेल किए जाते हैं पब्लिक को, आवाम को, and use these proceeds to buy a selection or portfolio of various types of stocks, bonds, or both bonds and stocks. The shareholder of the mutual fund accepts all the risk and return associated with the portfolio. If the value of portfolio rises,
अगर पोर्टफोलियो की बेटा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, द शेयर होल्डर बेनिफिट्स, तो जो शेयर होल्डर होता है जिसने शेयर परचेज़ किए हुए होते हैं उसको फ़ायदा हासिल होता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉल्स, और अगर पोर्टफोलियो को वैल्यू जो है वो कम हो जाए, द शेयर होल्डर सफ़र्स द लॉस, तो फिर शेयर होल्डर को क्या होता है, लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड वन टॉपिक विच इज़ नोन एज national saving. The total income in the economy that remains after paying for consumption and government purchases, वो रकम जो किसी भी इकानमी के अंदर बच जाती है, किसके बाद बच जाती है, कंजम्पशन और गवर्नमेंट परचेजेस के बाद जो पीछे रकम बच जाती है उसे नेशनल सेविंग कहते हैं। y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकानमी। y is equal to national income. Here C represents the consumption, I represents the investment, and G represents the government consumption or government purchases. Because there is no international trade, so this is known as closed economy. ठीक है बेटा, y is equal to C plus I plus G plus nx. This equation represents the equilibrium level of national income in open economy where there is international trade. Here Y represents the national income, C represents consumption, I denotes investment, G represents government purchases or government spendings, and NX represents net exports, which is equal to the exports minus imports. Private saving, the income that households have left after paying for taxes and consumption. अगर कोई प्राइवेट शख्स अपनी इनकम में से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करने के बाद और टैक्सेस अदा करने के बाद जो पीछे रकम बचाता है उसे प्राइवेट सेविंग कहते हैं। पब्लिक सेविंग, द टैक्स रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर इट्स स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट क्या करती है, फ़िस्कल पॉलिसी अडाप्ट करती है। उस फ़िस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाकर रेवेन्यूज़ को जनरेट करती है, और दूसरी साइड पे, अदर साइड पे अगर चेक किया जाए तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अगर रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएं उसकी स्पेंडिंग से तो उसे बजट सरप्लस कहते हैं, और अगर टैक्स रेवेन्यूज़ कम हो जाएं उस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। The tax revenue that the government has left after paying for its spending, गवर्नमेंट खर्च करने के बाद पीछे जो कुछ बचा लेती है उसे पब्लिक सेविंग कहते हैं। बजट सरप्लस, एन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बजट डेफिसिट, अ शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। To keep things simple, we assume that the economy has only one financial market called the market for loanable funds. All the savers go this market to deposit their saving and all borrowers go to this market to take out their loans. बेटा हमने यहाँ पे assume कर लिया है कि किसी भी इकानमी के अंदर, सपोज़ इकानमी ऑफ पाकिस्तान में जस्ट एक मार्केट है जिसे मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स कहते हैं। तमाम डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, सेवर्स क्या करते हैं, अपनी सेविंग को जाके वहाँ पे डिपॉज़िट करवा देते हैं, जमा करवा देते हैं, और जो बारवर्स होते हैं वो वहाँ से लोन्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। दस द टर्म लोनेबल फंड्स रेफर टू ऑल इनकम दैट पीपल हैव चूजन टू सेव एंड लैंड आउट rather than use for their own consumption. The supply of loanable funds comes from people who have some extra income and they want to save and lend out. सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या होती है, कहाँ से आती है? उन लोगों की तरफ से आती है जो उन लोगों ने अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ सेव करना चाहते हैं और आगे वो कर्ज देना चाहते हैं। द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम फ्राम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हु विश टू बारो टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। अब डिमांड साइड किस साइड से आती है? हाउस होल्ड्स और फर्म्स की तरफ से आती है, जिनका मकसद क्या होता है कि वो बारो करें। किस मकसद के लिए करें? फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। द इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस ऑफ अ लोन
It represents the amount that borrowers pay for loans and the amount that lenders receive on their saving. बेटा here is graphical explanation. आपके सामने जो ब्लैक कलर का कर्व शो हुआ है बेटा, इसे हम सप्लाई कर्व फॉर लोनेबल फंड्स कहते हैं। और जो आपके सामने ब्लू कलर का नेगेटिवली स्लोप कर्व हासिल हुआ है उसे डिमांड कर्व फॉर लोनेबल फंड्स कहते हैं। Supply curve for loanable funds is positively associated with rate of interest and the demand curve for loanable funds is negatively associated with the rate of interest। बेटा यहाँ पे इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड और सप्लाई को लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। जहाँ पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लू डॉट आपको इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल हुई वेयर डिमांड इज़ इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। और अगर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल हुआ। ठीक है बेटा। टास्क, you have to use this analysis for the market for loanable funds to examine various government policies that affect the economy's saving and investment। बेटा ये जो टास्क है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के पेज नंबर 270 के ऊपर दिया हुआ है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।